गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उठाए हैं, है ना। रेगुलर बेसिस पे 15, 20 या 25 क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना, तो आने वाले यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है 17th बीपीएससी का, या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही मददगार साबित होंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही हम सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कर लेंगे यूपीएससी का, क्योंकि अभी आपको पता है कि 17वीं जो वीपीएससी है वो भी चेयरमैन सर ने ये कहा है कि उसका भी लेवल अच्छा होने वाला है ना। यानी अब हमें फैक्चुअल क्वेश्चन से ऊपर उठकर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमें सीखने होंगे, है ना। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें सीखने की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक दिन या कभी कभी एक दिन बीच करके हम लोग क्या करेंगे 15, 20 या 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करेंगे, है ना, जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान हम जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एनालाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है और दूसरे सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, उसे भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इस सीरीज को लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुँच सके, है ना। मेरा जो अप्रोच है पढ़ाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन के माध्यम से कैसे सीखना है, कैसे अपना रिवीजन करना है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा जो फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, या फिर उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा जो ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से ये रिवीजन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं। उस डाउट को अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन आज। और जो ये यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो हम लोग पुराने क्वेश्चन से नए क्वेश्चन की ओर आएंगे। यानी पुराने क्वेश्चन मतलब 1995 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और वहाँ से हम लोग आगे की तरफ, है ना, 2024 तक के क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले 1995 के क्वेश्चंस, है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ मेटियोर्स इज क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है अ रैपिडली मूविंग स्टार, बी ऑप्शन है अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, सी ऑप्शन है पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन, एंड डी ऑप्शन है अ कॉमेट विदाउट अ टेल। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कि हर ऑप्शन क्या कर रहा है। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सफल होने का यही तरीका है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करता जाऊँगा ताकि हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको भी, है ना, फ़ायदा पहुँच सके। अब मेटियोर्स का मतलब होता है उल्का पिंड, है ना। मेटियोर्स को उल्का पिंड कहते हैं। और जो मेटियोर्स जलने के बाद एटमॉस्फेयर में जिनके अवशेष आधा जला हुआ पार्ट पृथ्वी पे गिरता है उसे मेटेओराइट्स या उल्कास्म, हिंदी में उल्कास्म कहा जाता है। तो यहाँ पे मेटियोर्स की बात हो रही है, उल्का पिंड की बात हो रही है। तो मेटियोर्स क्या है, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, अ रैपिडली मूविंग स्टार। तो हमें पता है कि मेटियोर्स जो है वो मूविंग स्टार नहीं है। अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, ये हो सकता है कि ऐसा पदार्थ, बी ऑप्शन है अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर किया है बाहरी स्पेस से, तो ये हो सकता है। सी ऑप्शन है पार्ट्स ऑफ अ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे सप्तऋषि, है ना, ग्रुप ऑफ स्टार। तो ये तो नहीं होगा, है ना, स्टार्स तो है नहीं ये।
और डी है अ कॉमेट विदाउट अ टेल। कॉमेट क्या होता है? पुच्छल तारा जिसे कहते हैं, है ना, तो ये पुच्छल तारा भी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। यानी वैसा मैटर जो आउटर स्पेस से, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया हो, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का बी ऑप्शन, है ना। तो आउटर स्पेस कहाँ? तो मेटियोर्स जो हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं? मेटियोर्स जो है वो केपलर बेल्ट में पाया जाता है। केपलर बेल्ट क्या है ना, सन के जो हमारा सोलर सिस्टम उससे बाहर, यानी नेपच्यून के बियॉन्ड, है ना, नेपच्यून के बियॉन्ड जो हमारा स्पेस है वहाँ पे पाया जाता है। 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच जो एक बेल्ट है जिसे केपलर बेल्ट कहा जाता है, उसी बेल्ट में मेटियोर्स पाए जाते हैं। और ये मेटियोर्स सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, और चूंकि ये फिक्स पाथ में रोटेट नहीं करते हैं, तो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, और फ्रिक्शन के कारण मेसोस्फेयर में यानी मंडल में ये जलने लगते हैं। और ज़्यादातर सामान्यतः ये पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन कभी कभी आधा जला हुआ पार्ट पृथ्वी के सतह पे गिरता है, तो उस केस में उसे उल्कास्म या मेट्रोराइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? बी। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अगर देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि विली विली क्या है? आपने सुना होगा विली विली क्या है, तो ऑप्शन पहले देखते हैं हम लोग, है ना। कभी भी आंसर से पहुंचने से पहले ऑप्शन को माइन्यूटली आप वॉच कर लें, है ना। ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़ें और उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंचे, तभी आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। पहला ऑप्शन है अ टाइप ऑफ ट्री ग्रोन इन टेम्परेट रीजन, यानी शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाला पेड़, तो ऐसा नहीं है। बी है अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट, रेगिस्तान में बहने वाली हवा, ये भी नहीं है। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये हो सकता है क्योंकि विली विली हमने पढ़ा है कि एक चक्रवात है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपको अगर नहीं पता है कि ट्रॉपिकल है कि टेम्परेट, क्योंकि साइक्लोन दो तरह का होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा जो चौथा ऑप्शन है वो भी पढ़ेंगे। अ काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लैक्डीव्स आइलैंड, यानी लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये भी नहीं है। यानी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, है ना। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि विली विली एक चक्रवात है, तूफानी चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए चक्रवात या साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो ट्रॉपिकल रीजन में साइक्लोन डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन का अर्थ है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, यानी दोनों तरफ, इक्वेटर से उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में, और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में जो एरिया पड़ता है उसे ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और वहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो विली विली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है, जैसे भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, अमेरिका में इसे साइक्लोन कहा जाता है, नहीं, अमेरिका में ये जापान में इसे टाइफून कहा जाता है, टाइफून्स, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में विली विली, है ना। तो इस तरह के नाम, अलग अलग नाम से साइक्लोन्स को जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी हमें याद रखना है। मतलब वैसा कॉन्टिनेंट, वैसा महादेश जो सबसे मीन्स एलिवेशन जो है, उसका औसत जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो सबसे अधिक है सारे कॉन्टिनेंट में, सारे महादेशों में। हमें पता है कि 7 महादेश है ना, तो उसमें अंटार्कटिका जो है महादेश, उसका जो मीन एलिवेशन है सी लेवल से वो हाईएस्ट है। तो याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका का मीन एलिवेशन सबसे अधिक होता है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों को डिफ्लेक्ट करने के लिए यानी परावर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो आपको पता है कि
पहले ऑप्शन देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल और आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल। तो आयन मंडल के द्वारा आपको पता है कि आयन मंडल आयंस का बना हुआ है। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स, और उस यही कारण है कि आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, वापस पृथ्वी की तरफ भेजता है, और इसीलिए आयन मंडल रेडियो कम्युनिकेशन में, है ना, संचार में उपयोगी है, संचार के लिए उपयोगी है आयन मंडल। कौन कौन से लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल और आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल। और इसके अलावा एक और होता है एक्सोस्फेयर यानी वायुमंडल। तो ये 5 मंडल होते हैं, 5 स्फेयर, 5 लेयर होते हैं, जिसमें आयनोस्फेयर जो है आयंस का बना होता है, और इसलिए ये रेडियो कम्युनिकेशन में भाग लेता है। आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल में भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे डी, ई, एफ, एन, जी लेयर, जो अलग अलग आवृत्ति के अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। तो ये ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एट असर्शन एंड द अदर लेवल्ड एट रीजन। तो आजकल पीसीएस एग्जामिनेशन में या फिर यूपीएससी में भी असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना रहता है, असर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, और रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो असर्शन क्या है? असर्शन है एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। असर्शन क्या कह रहा है कि इक्वेटर के पास, विषुवत रेखा के पास जो क्षेत्र होता है वहां पे सालों भर वर्षा होती है। तो ये तो सही लग रहा है, असर्शन सही है। रीजन क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेनफॉल इन मोस्ट आफ्टरनून नियर द इक्वेटर। संवहनीय वर्षा होती है, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवहनीय वर्षा होती है दोपहर के बाद हर दिन। देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सन की जो सन जो है वो सीधी पड़ती है, सन की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर सालों भर उच्च तापमान बना रहता है। और दिन में हाई टेम्परेचर होने के कारण हवा जो है ऊपर उठती है, और वहाँ पे अगर वहाँ पे वाटर का कोई सोर्स है जैसे ओशन है, तो वहाँ हवा वहाँ से क्या लेके जो गर्म हवा है वो आर्द्रता ग्रहण करती है, और ऊपर जाकर टेम्परेचर एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण उसका तापमान में कमी आती है, और संघनन की प्रक्रिया होती है ना। संघनन का मतलब है कंडेंसेशन, यानी जो जलवाष्प है यानी जो वाटर वेपर है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, जल की बूंदों में, और बारिश होती है। तो हर दिन का ये प्रक्रिया है। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इक्वेटर पे सालों भर वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी होता है, क्योंकि गर्म हवा, हाई टेम्परेचर है तो गर्म हवा के पास मॉइस्चर ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चर ग्रहण करता है, ऊपर जाता है हल्का होकर, गर्म होकर हल्का होकर ऊपर जाता है, और कंडेंसेशन होता है ना। कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया होती है और रेनफॉल होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिटेल ये चीज़ें हैं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, डायबिटिक प्रोसेस, है ना। अगर आप चाहेंगे तो इस पे मतलब मैं ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, है ना, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और कमेंट में। ओके तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन लेवल। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट। यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने सुना होगा, मैंग्रोव, है ना, जैसे हमारे सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन जो हमारा वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और भी जगह मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में। तो मैंग्रोव के फॉरेस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट हैं, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खासकर कहाँ पे? सी कोस्ट के बॉर्डर वाले एरिया में। सी कोस्ट मतलब जो तटीय एरिया है, समुद्री तटीय एरिया है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या कहता है? दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बलवॉक अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय द सी। बिल्कुल सही। ये क्या करते हैं कि ये शोर लाइन को स्टेबलाइज करते हैं। शोर लाइन मतलब, शोर लाइन जो क्षेत्र है मतलब जो किनारा है समुद्र का, उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसको घटने और बढ़ने नहीं देते।
और सी का जो इंक्रोचमेंट है या सी वेव्स के द्वारा, समुद्री तरंगों के द्वारा तो तबाही होती है, उसको रोकते हैं ये, है ना। समुद्री तरंगों के द्वारा आपने पढ़ा होगा कि समुद्री तरंगों के द्वारा इरोजनल वर्क होता है ना, अपरदन होता है, उसको ये रोकते हैं। सी तरंगों के द्वारा अपरदन को ये रोकते हैं, इरोजन को रोकते हैं, और इसीलिए ये शोर लाइन को स्टेबलाइज करते हैं। इवन जो सुनामी आती है जिसमें बहुत ऊंचे समुद्री तरंगों का निर्माण होता है, तो वहाँ भी ये सुनामी से भी ये बचाते हैं कोस्टल एरियाज़ को। तो ये सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग इज अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड। डायमंड रिंग एक पूछा गया था 1996 में यूपीएससी में क्वेश्चन, डायमंड रिंग क्या होता है। तो आप नीचे फोटो देख सकते हैं, डायमंड रिंग क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, इस फोटो को देखकर फिर ऑप्शन पढ़िए। डायमंड रिंग की तरह दिख रहा है, लाइट चारों तरफ से पेरीफेरी में। तो एट द स्टार्ट ऑफ ए टोटल सोलर इक्लिप्स, at the end of a total solar eclipse, only along the peripheral regions of the totality trail, only in the central region of the totality trail। तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि पेरीफेरी में, पेरीफेरल रीजन मतलब जो साइड जो रीजन है वहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे लाइट दिख रहा है। तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा, है ना। फोटो में दिख रहा है डायमंड रिंग। ये सोलर इक्लिप्स यानी सौर ग्रहण के समय लगते हैं। सौर ग्रहण कब लगता है, सौर ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या मतलब नो मून डे, है ना। अमावस्या मतलब न्यू मून डे, है ना। अमावस्या होती है जब, अमावस्या कब होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण लगता है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये कब होता है, न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन। अगर ये भी फेनोमेना आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना सकता हूँ। और उसी समय जो पूरा जो सन है वो ढक जाता है, सिर्फ साइड से पेरीफेरी दिखता है, पेरीफेरी में लाइट दिखता है जो रिंग की तरह दिखाई दे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट इन द इंडियन ओशन। देखिए, इंडियन ओशन में जो आप देखेंगे यहाँ पे फिगर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन ओशन में ओशन करंट जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता है ना। जून जुलाई में अलग डायरेक्शन होता है और नवंबर दिसंबर या जनवरी में अलग डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। उसका कारण क्या है, तो इंडियन ओशन जैसे ही दिमाग में आता है हिंद महासागर, तो मानसून दिमाग में आता है। और मानसून क्या होता है, जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। और नवंबर दिसंबर में जो मानसून लौटता है उस समय नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी हवा चलती है। तो इन हवाओं के इन्फ्लुएंस में जो ओशन का करंट है यानी समुद्री जो धाराएं हैं उसकी दिशा भी विपरीत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं फिगर में, है ना। ये फिगर आपका नवंबर दिसंबर का है। नवंबर दिसंबर के समय ये जो मानसून लौटता है, तो लौटता हुआ मानसून किधर होता है ना, उत्तर पूर्वी उसकी दिशा होती है लौटती हुई मानसून की। और उसी के इन्फ्लुएंस में आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी जो हवाओं के इन्फ्लुएंस में जो करंट बह रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट बह रहा है, और इस केस में काउंटर इक्वेटोरियल करंट बह रहा है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम होता है, जून जुलाई का मौसम होता है, तो इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी साउथ वेस्ट मानसून करंट बहती है ना। जो आपको अभी डायरेक्शन दिख रहा है वो ठंडे का डायरेक्शन है ओशन करंट का, है ना, इंडियन ओशन में। लेकिन जब उल्टा होता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून करंट बहने लगती है, और उसके कारण जो ओशन करंट आपको दिख रहा है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ऑप्शन पढ़कर कि ऐसा क्यों होता है कि इंडियन ओशन में करंट का डायरेक्शन क्यों रिवर्स होता है, क्यों चेंज होता है। तो पहला ऑप्शन है, इंडियन ओशन इज हाफ एन ओशन, इंडियन ओशन हैज़ मानसून ड्रिफ्ट, इंडियन ओशन इज अ लैंड लॉक्ड ओशन, इंडियन ओशन हैज़ ग्रेटर वेरिएशन इन सैलिनिटी। तो इसका राइट आंसर है बी, इंडियन ओशन हैज़ मानसून ड्रिफ्ट। और उसी मानसून ड्रिफ्ट का मतलब होता है हवा का बहाव। तो उसी हवा के बहाव के कारण, मानसूनी हवा के बहाव के कारण इंडियन ओशन में करंट का जो डायरेक्शन है
उच्च चेंज होता है गर्मियों में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और सर्दियों में है ना नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट के कारण वो ओशन करंट बहती है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली वेदर मैप शोइंग आइसोवार इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये इसमें बी ऑप्शन होगा आइसोप्लेथ मैप। डेली वेदर मैप जो कि आइसोवार को दिखाता है। आइसोवार क्या होता है? आइसोवार इज अ इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जिन जिन जगहों पर एक जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव है, उन जगहों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोबार कहा जाता है। और आइसोबार किस टाइप का मैप होता है? आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ मैप किसको कहते हैं? वैसा मैप। आइसोप्लेथ मैप वैसा मैप कहलाता है जिसमें एक लाइन जो है, इमेजिनरी रेखा, एक ही वैल्यू के पॉइंट्स को जोड़े। तो यहाँ भी क्या है? एक ही एटमॉस्फेरिक वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा जो है वो आइसोबार है। तो आइसोबार को दिखाने वाली जो रेखा जो मैप होगा वो कैसा मैप होगा? आइसोप्लेथ मैप होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये जो मैप दिखा रहा है ना, आप देख सकते हैं कि 990 मिलीबार वाला ये लाइन है, ऐसे सीधा ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिन जिन जगहों पे 990 मिलीबार होगा उनको मिला रहा है ये रेखा। तो ये रेखा जो मिला रही है, फिर उसी तरह दूसरा देख सकते हैं 980 मिलीबार, तो जिन जिन जगहों पे 980 मिलीबार है उसको मिला रहा है ये रेखा। तो वैसी रेखा जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जगहों को मिला है उसे आइसोबार कहते हैं। तो ये जो मैप है वो आइसोबार को दिखा रहा है और इसलिए ये आइसोप्लेथ मैप है। आइसोप्लेथ मैप कैसा मैप होता है? जो इक्वल वैल्यू वाले पॉइंट को मिलाती है। जिस मैप में एक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होता है जो इक्वल वैल्यू वाले पॉइंट को मिलाए, तो उसको आइसोप्लेथ मैप कहा जाता है। तो आइसोबार वाला जो मैप है वो आइसोप्लेथ मैप है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिवर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का। द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच एक ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसे कहा जाता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड का डिफिनीशन ही यही है, अ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में ये वाइट कलर का ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वाइट, ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक है ना, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सन के चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें ही एस्ट्रॉइड कहा जाता है। और इस बेल्ट को, इस पट्टी को एस्ट्रॉइड पट्टी, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड क्यों बने? तो एस्ट्रॉइड जो है ना, जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो ये जो चट्टान है, ये जो टुकड़े हैं वो जुड़ नहीं पाए ना, जुड़कर प्लैनेट नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था, वो बहुत अधिक था, जिसके कारण ये जो चट्टान है उनको प्लैनेट्स में जुड़ने नहीं दिया गया। प्लैनेट्स का निर्माण छोटे छोटे चट्टानों के जुड़ने से हुआ है, लेकिन ये जो चट्टान नहीं जुड़ पाए। क्यों नहीं जुड़ पाए? क्योंकि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण बल इनको जुड़ने नहीं दिया, और इसीलिए ये चट्टान के छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े के रूप में अभी भी उपस्थित है। कहाँ पर? एस्ट्रॉइड बेल्ट में, है ना, जुपिटर और मार्स के बीच में। तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट शुड बी द IST व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए ये इसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक वीडियो मैं बनाऊँगा इस पर कि कैसे निकालते हैं। ये कह रहा है कि अगर अर्थ का डायरेक्शन, जो रोटेशन का डायरेक्शन है अभी कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है। अगर उसको ईस्ट टू वेस्ट कर दिया जाए तो IST पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे कितनी वैल्यू होगी, कितना टाइम होगा, है ना, जब इंटरनेशनल डेट लाइन पे नून हो रहा हो, 12 बज रहा हो। ये आसान क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगा कैसे निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन। अर्थ से सबसे नज़दीक तारा कौन है? सन है ना। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सौरमंडल का पार्ट है, उसमें एक ही तारा है, सूर्य। तो अर्थ से सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य। अगर ये क्वेश्चन रहता है कि सन का सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो वो हो जाता प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है, सूर्य से सबसे नज़दीक तारा है, लेकिन अर्थ से सबसे नज़दीक तारा तो सूर्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। देखिए मंगलयान मिशन ने ये बताया है कि मार्स पर रहने का सबसे जो महत्वपूर्ण जो रेलेवेंट जो हमारा कंडीशन है, यानी मंगल पर रहने जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन है, परिस्थिति है, वो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, थर्मल कंडीशन। देखिए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन मतलब उसका संगठन, वायुमंडल का संगठन, जो कि सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, तो लाइफ को सपोर्ट करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्मल कंडीशन ये भी गलत है ना। अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, ये अभी डिस्कवरी हुआ था कि आइस कैप और फ्रोजन वाटर वहाँ पे पाए गए हैं, तो ये हो सकता है। फिर अकरेंस ऑफ ओजोन, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एस्ट्रॉइड का हिंदी होता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह से संबंधित स्टेटमेंट को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट है एस्ट्रॉइड आर रॉकी डेब्रीज ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। पहला स्टेटमेंट कि एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह वैसे रॉकी डेब्रीज है, मतलब कूड़ा, डेब्रीज मतलब कूड़ा है ना, चट्टानों के कूड़े हैं जो बच गए, जो प्लैनेट नहीं बन पाए, जो जिनका साइज वेरी करता है और जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो यह स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन देखिए, ये तो जिसको पता है कि कुछ उसमें स्मॉल है कुछ लार्ज है और जिनका साइज़ 1000 किलोमीटर हो सकता है जिनका डायमीटर, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है इसके बारे में तो इस स्टेटमेंट को होल्ड पर रखेगा, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये तो गलत है, अभी बताया है ना, अभी किसी को भी पता है, सिंपल जो एस्ट्रॉइड जानता होगा उसको पता होगा कि एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, लेकिन यहाँ मंगल और शनि दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा तीसरा। तो मान लीजिए दूसरा आपको नहीं भी पता है तो तीसरा को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब 3 ऑप्शन तो पता है कि एकदम एग्जैक्ट गलत है, तो 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बचा कौन, सी ऑप्शन 1 एंड 2। तो 2 के बारे में अगर कंफर्म नहीं भी है तब भी सी पर आप आंसर पर उसमें टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, द करेंट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज, यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाना है और सीक्वेंस बताना है जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, परत है उसके। तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभमंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद मेसोस्फेयर होता है, उसके बाद आयनोस्फेयर होता है। तो जो भी ऑप्शन है वो सही कर लीजिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सी ऑप्शन सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो ये हमने 15 क्वेश्चन किए, है ना। ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे हम 15 या 25 क्वेश्चन करेंगे। पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे भी हम चलेंगे, है ना, जो कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंच सके, है ना। ओके, थैंक यू।